हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग रासायनिक बलगतिकी चैप्टर के अंतर्गत इसके दो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक अभिक्रिया की आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि के बारे में अध्ययन करेंगे। अब आणविकता तथा कोटि के बारे में जानकारी करने के पहले हम लोग थोड़ा सा ये जान लें कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई एक पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई नया पदार्थ बना देते हैं तो इस प्रकार की क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अब जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं एक पद में ही पूरी हो जाती हैं। मतलब अभिकारक क्रिया करने वाला पदार्थ या क्रियाकारक मतलब रिएक्टेंट क्रिया करके सीधे उत्पाद में बदल जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो एक पद में पूर्ण होती हैं, उन अभिक्रियाओं को हम लोग सरल अभिक्रियाएं या प्रारंभिक अभिक्रियाएं या प्राथमिक अभिक्रियाएं मतलब एलिमेंट्री रिएक्शंस कह देते हैं। क्लियर है? और कई रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो एक से अधिक पदों में पूर्ण होती हैं। मतलब उनमें अभिकारक क्रिया करके सीधे उत्पाद नहीं बनाता है, बल्कि अभिकारक पहले क्रिया करके कोई एक माध्यमिक उत्पाद बनाता है। वो माध्यमिक उत्पाद पुनः आपस में क्रिया करके या किसी अन्य कारण से तब उत्पाद में बनता है। इस प्रकार कुछ अभिक्रियाएं दो या दो से अधिक पदों में पूर्ण होती हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को जो दो या दो से अधिक पदों में पूर्ण होती हैं, उन्हें जटिल अभिक्रियाएं कहा जाता है, मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहा जाता है। तो इस प्रकार अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि सरल अभिक्रिया या प्रारंभिक अभिक्रिया वह है जो एक पद में पूर्ण होती है, जबकि जटिल अभिक्रिया वह है जो दो या दो से अधिक पदों में पूर्ण होती है। अब आइए हम लोग बात करते हैं अभिक्रिया की आणविकता की। तो अगर अभिक्रिया की आणविकता मतलब मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन की बात की जाए तो कहा जाता है कि किसी संतुलित सरल या प्रारंभिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। मतलब कि भाषा कि किसी संतुलित सरल प्रारंभिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। कुल मिलाकर अभिक्रिया सरल रूप में है और संतुलित है, तो उसमें जितने भी अभिकारक के अणु भाग ले रहे हैं, उन अभिकारक के अणुओं की संख्या को ही अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं हम लोग कि मान लीजिए NH4NO2 है, यह क्रिया करके नाइट्रोजन और H2O बनाता है अपघटित होने के बाद। तो इस अभिक्रिया में अगर हम देखें तो यह संतुलित रूप में है और यह एक सरल अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में अभिकारक NH4NO2 मतलब अमोनियम नाइट्राइड का एक अणु क्रिया में भाग ले रहा है। कुछ नहीं लिखने का मतलब एक अणु लिखा हुआ है इसका, तो एक अणु क्रिया में भाग ले रहा है, अतः इसकी आणविकता एक हो जाएगी। और जिन अभिक्रियाओं की आणविकता एक होती है उन्हें एका अणुक अभिक्रिया या यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस कह दिया जाता है। क्लियर है? इसी प्रकार एक और उदाहरण हम देखें, जैसे C12H22O11 सुक्रोज का जब अम्लीय जल अपघटन कराया जाता है, मतलब किसी तनु अम्ल की उपस्थिति में जब सुक्रोज का जल अपघटन कराया जाता है तो ग्लूकोज C6H12O6 और फ्रक्टोज C6H12O6 बनता है। अब इस क्रिया में हम देखें तो अभिकारक के कुल दो अणु भाग ले रहे हैं, एक अणु सुक्रोज का और एक अणु जल का। तो इस सरल अभिक्रिया में यह संतुलित रूप में है, दोनों ओर कुल परमाणुओं की संख्या बराबर है। जैसे कार्बन के देखिए 12 परमाणु,
तो 6 और 6 12 परमाणु, हाइड्रोजन के 22 और 2 24 परमाणु, तो 12 और 12 24 परमाणु, ऑक्सीजन का 11 और 1 12, 6 और 6 12 परमाणु संतुलित रूप में है। तो इस अभिक्रिया में अभिकारक के कुल कितने अणु भाग ले रहे हैं? एक अणु सुक्रोज का, चीनी का, और एक अणु जल का, 2 अणु भाग ले रहे हैं। अतः इसकी आणविकता 2 हो जाएगी। अब क्लियर है? और जिन अभिक्रियाओं की आणविकता 2 होती है उन्हें हम लोग द्विअणुक अभिक्रिया या बाइमोलिकुलर रिएक्शन कह देते हैं। इसी प्रकार चलिए एक उदाहरण हम लोग और देखते हैं। अभी अगर नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसकी क्रिया ऑक्सीजन से करा दी जाए तो यह क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है इस तरीके से। अब यहां पर यह अभिक्रिया भी संतुलित रूप में है। नाइट्रोजन के 2 परमाणु इधर है, नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन का 2 और 2 4, तो ऑक्सीजन के 4 परमाणु। अब इस अभिक्रिया में अभिकारक के कुल 3 अणु भाग ले रहे हैं, 2 अणु नाइट्रिक ऑक्साइड के और 1 अणु ऑक्सीजन का, कुल 3 अणु भाग ले रहे हैं। अतः इसकी आणविकता हो जाएगी 3, और जिन अभिक्रियाओं की आणविकता 3 होती है उन्हें हम लोग ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन कह देते हैं। अब हालांकि ये देखा गया है कि 3 आणविकता वाली अभिक्रियाएं बहुत दुर्लभ होती हैं, बहुत कम होती हैं, और ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 3 से अधिक हो वो प्रायः संभव नहीं है। उसके पीछे अगर हम कारण देखना चाहें तो इसको एक उदाहरण की मदद से हम लोग समझ सकते हैं। एक पात्र है, उसमें सपोज करिए हमने कोई पदार्थ लिया, एक ही तरह का पदार्थ है, यानी उस अकेले पदार्थ के अणु हैं, यानी अभिक्रिया में केवल एक अणु भाग ले रहा है, तो यानी आणविकता 1 है। ऐसी अभिक्रियाएं बहुत अधिक देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि इसमें अब जैसे सपोज करिए पदार्थ A है, तो A और A के बीच में जितनी भी टक्कर होंगी उनकी टक्कर से उत्पाद बनता रहेगा, यानी हर टक्कर से उत्पाद बनने की संभावना है। लेकिन जिन अभिक्रियाओं में 2 तरह के अणु भाग लेते हैं, मतलब एक अणु मान लीजिए पदार्थ A का है और दूसरा अणु पदार्थ B का है, तो इनमें उत्पाद बनने के लिए जब A और B क्रिया करेंगे तभी उत्पाद बनेगा, यानी A और B के बीच टक्कर होगी तब उत्पाद बनेगा। तो अब यहां ऐसा भी तो हो सकता है कि A और A के अणु आपस में टकरा जाएं तब उत्पाद नहीं बनेगा, या B और B के अणु आपस में टकरा जाएं तब भी उत्पाद नहीं बनेगा। भाई उत्पाद तब बनेगा यहां जब A और B दोनों के अणु टकराएंगे तब, यानी एक अणु A का टकराए और एक अणु B का टकराए तब उत्पाद बनेगा। यानी यहां पर सभी टक्करों से उत्पाद नहीं बन रहा है, यानी जिन अभिक्रियाओं की आणविकता 2 होती है वो एकाणुक अभिक्रियाओं की तुलना में काफी कम संभावना होती है उनकी। अब इसी प्रकार जिन अभिक्रियाओं की आणविकता 3 है, मतलब उसमें 3 तरह के अणु भाग ले रहे हैं, तो 3 तरह के अणु के भाग लेने का आशय है कि उसमें तीनों अणुओं का एक साथ टकराना जरूरी है तभी उत्पाद बनेगा। मतलब मान लिया हमने A, B और C 3 पदार्थ हैं, तो जब A, B और C तीनों टकराएंगे तब उत्पाद बनेगा। लेकिन अब यहां पर देखें तो A और A के अणु आपस में टकरा सकते हैं तब उत्पाद नहीं बनेगा, या B और B के अणु आपस में टकरा सकते हैं तब भी उत्पाद नहीं बनेगा। भाई इसी तरह C और C के अणु आपस में टकरा सकते हैं तब भी उत्पाद नहीं बनेगा। अच्छा, इसी तरह 2 अणु A के, यानी A प्लस A के 2 अणु और एक B का अणु टकरा जाए तब भी उत्पाद नहीं बनेगा, या इसी तरह 2 अणु B के और एक अणु C का टकरा जाए तब भी उत्पाद नहीं बनेगा, या इसी प्रकार से 2 अणु C के और एक अणु A का टकरा जाए तब भी उत्पाद नहीं बनेगा। उत्पाद तब बनेगा जब A, B और C तीनों के अणु आपस में टकराएंगे, यानी इनमें ऐसी टक्करें बहुत कम होने की संभावना है जिनमें एक ही साथ तीनों पदार्थों के अणु आपस में टकराएं, तो इनकी दोनों की तुलना में यहां संभावना बहुत कम है। इसीलिए 3 आणविकता वाली या त्रिअणुक
जो अभिक्रियाएं हैं उनकी संभावना बड़ी कम होती है, मतलब ये अभिक्रियाएं दुर्लभ हैं। और 3 से अधिक आणविकता वाली अभिक्रियाएं जनरली देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि उनमें एक साथ 4 अणुओं की टक्कर होना जरूरी है। पहले तो एक अणु का साइज इतना छोटा है कि ऐसी संभावना कम है कि उसकी सतह पर 4 अणु टकराएं। दूसरी बात, जैसा कि हमने अभी देखा कि एकाणुक अभिक्रियाओं की तुलना में द्विअणुक अभिक्रियाएं कम संभावना, इसी तरह त्रिअणुक अभिक्रियाओं की संभावना और कम होती है। तो 4 आणविकता वाली अभिक्रियाएं तो वास्तव में बहुत बहुत दुर्लभ हैं। अब क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग बात करते हैं अभिक्रिया की कोटि की, क्योंकि अपने आप में यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी डेफिनेशन या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जामिनेशन और कंपटीशन में अक्सर पुटअप हो जाया करते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होता है, इसको जानने के लिए आइए हम लोग पहले एक उदाहरण समझते हैं कि माना कोई पदार्थ ए और बी आपस में क्रिया करके उत्पाद बना रहे हैं। अब इस अभिक्रिया के लिए अगर हम वेग नियम व्यंजक लगाएं, जिसको वेग समीकरण या वेग व्यंजक या वेग नियम कह दिया जाता है, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग इससे पिछले वीडियो लेक्चर में बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक दिया है, वहां से भी आप उसको देख सकते हैं। अभिक्रिया के लिए अगर अभिक्रिया का वेग निकाला जाए, अभिक्रिया का वेग यानी R बराबर है K सक्रिय द्रव्यमान A की घात X इंटू सक्रिय द्रव्यमान B की घात Y। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी अभिक्रिया का जो वेग नियम है वह एक प्रायोगिक मान है। एक्सपेरिमेंटली इसको लेबोरेटरी में जाकर के हम लोग ज्ञात कर पाते हैं कि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर या परिवर्तित करने पर किस हिसाब से अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो रहा है, उस आधार पर तब हम उसका वेग नियम व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो मान लिया इस अभिक्रिया के लिए वेग नियम व्यंजक ये आता है, तो ऐसी दशा में इसकी कोटि की अगर बात होगी तो कहा जाएगा इसकी कोटि होगी x प्लस वाई। मतलब अब यहां पर आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए, क्या कि किसी अभिक्रिया की जो कोटि होती है वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियम में या वेग व्यंजक में जो अभिकारकों की सांद्रताओं पर घातांक लगे हैं, उन घातांकों का योगफल ही अभिक्रिया की कोटि होता है। मतलब इसे अगर परिभाषित करना हो तो कह सकते हैं क्या, किसी भी अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक में अभिकारकों ए और बी अभिकारक हैं, तो किसी भी अभिक्रिया के अंदर जो अभिकारक होंगे उसके वेग नियम व्यंजक प्रयोग द्वारा निकाला जाएगा। वेग नियम व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रताओं पर जो भी घातांक लगे होंगे उन घातांकों के योग को ही अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। अथवा इसको सरल भाषा में हम ऐसे भी कह सकते हैं क्या, कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया वेग का निर्धारण करती है, अर्थात जिनके सांद्रण में परिवर्तन करने से अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है, उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। जैसे उदाहरण समझिए कि मान लीजिए कि किसी परिवार में 3 मेंबर हैं। अब 3 मेंबर के द्वारा परिवार चल रहा है, तो कह सकते हैं कि अगर आणविकता की बात हो, हालांकि रासायनिक पदार्थों के लिए होता है लेकिन व्यवहारिक उदाहरण आप समझें तो कहा जा सकता है कि उसकी आणविकता 3 है, परिवार में 3 मेंबर हैं। लेकिन अब कोटि को ऐसे समझ सकते हैं आप कि मान लीजिए उस परिवार की तरक्की है, उस परिवार की कामयाबी है, तो कामयाबी या तरक्की जनरली उसके अंदर जो कमाने वाले मेंबर हैं, आमदनी करने वाले मेंबर हैं, उनके ऊपर डिपेंड करेगी। तो मान लीजिए उन तीनों में से केवल एक व्यक्ति कमाने वाला है, बाकी 2 खाने वाले हैं, तो कहा जाएगा उस परिवार की आमदनी एक कमाने वाला जो व्यक्ति उसके ऊपर निर्भर करेगी, यानी उसकी कोटि 1 होगी। और अगर 2 कमाने वाले व्यक्ति हैं तो कह दिया जाएगा उसकी कोटि 2 है, जबकि 3 मेंबर हैं कुल, लेकिन परिवार की केवल 2 लोगों पर निर्भर कर रही है, इसलिए उसकी कोटि 2 हो गई।
ऐसा भी हो सकता है कि उस परिवार की जो तरक्की है वो तीनों कमाने वाले हों, तो तीनों के ऊपर डिपेंड करेगी, तो उसकी कोटि 3 हो जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि तीनों में से कोई व्यक्ति न कमाने वाला हो, तीनों ही आश्रित हों, कहीं से कुछ मिल जाता हो, उसी से उनका जीवन चल रहा हो, तो ऐसी दशा में उस परिवार की जो तरक्की है किसी भी मेंबर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, अतः उसकी कोटि 0 हो गई। तो इस प्रकार क्लियर है क्या कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया वेग का निर्धारण करती है या जिनके सांद्रण में परिवर्तन करने से अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है, उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर है? चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जिन अभिक्रियाओं की कोटि का मान 0 होता है, कोटि अगर 0 है तो इन्हें हम बोलेंगे 0 कोटि की अभिक्रिया, मतलब 0 ऑर्डर रिएक्शन। अगर कोटि का मान 1 है तो बोलेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसी प्रकार कोटि का मान अगर 2 है तो बोलेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, यानी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और अगर कोटि का मान 3 है तो बोलेंगे तृतीय कोटि की अभिक्रिया, अर्थात थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? अब कोटि का मान 0 होने का मतलब कि ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता के 0 घात पर निर्भर करता है, उसे 0 कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। मतलब इसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। जैसे अगर बात करें तो H2 और Cl2, इन दोनों के बीच क्रिया जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल की सतह पर कराई जाती है तो 2HCl बनता है। यह एक 0 कोटि की अभिक्रिया है। इसका वेग हाइड्रोजन और क्लोरीन किसी के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। इसी प्रकार अमोनिया का यदि अपघटन कराया जाए 1130 केल्विन टेम्परेचर पर प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस बनती है। यह अमोनिया का जो अपघटन है यह भी एक 0 कोटि की अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का वेग अमोनिया के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है और कोटि का निर्धारण, जैसा कि मैंने भी बताया, प्रयोगों द्वारा किया जाता है। किसी अभिक्रिया को देखकर हम उसकी कोटि ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यह एक प्रायोगिक मान है, प्रैक्टिकली इसको निकाला जाता है और अभिक्रिया की कोटि का मान 0 भी हो सकता है, 1, 2, 3 हो सकता है, भिन्नात्मक हो सकता है, धनात्मक और ऋणात्मक भी हो सकता है। इसी प्रकार प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यानी जिस अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के प्रथम घात के ऊपर निर्भर करता है, उसे हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। या कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है, उसे हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया कह देते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखें तो अभी जो सुक्रोज का हम लोगों ने किया था C12H22O11, सुक्रोज का जल अपघटन कराया जाता है जब अम्लीय जल अपघटन, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, ग्लूकोज बनता है और फ्रक्टोज बनता है। क्लियर? इस अभिक्रिया की अगर आपसे पूछे आणविकता, तो आणविकता भी आपने बताया था, एक अणु इसका और एक अणु 2 अणु भाग ले रहे हैं, आणविकता तो 2 हो गई। लेकिन कोटि प्रयोगों द्वारा देखा गया कि इस अभिक्रिया का वेग केवल सुक्रोज के सांद्रण पर निर्भर करता है, जल के सांद्रण पर। जल क्योंकि आधिक्य में रहता है, एक्सेस आधिक्य में रहता है, अतः
इसका सांद्रण क्रिया के दौरान परिवर्तित नहीं होता, या कह लीजिए कि इसके सांद्रण पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता है। अर्थात कहा जाए तो इस अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर कर रहा है, अतः इसकी कोटि 1 होगी, जबकि आणविकता 2 है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को जिनकी आणविकता 1 से अधिक किंतु कोटि 1 होती है, उन्हें छद्म एका अणुक अभिक्रिया अर्थात स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कह देते हैं। छद्म एका अणुक अभिक्रिया, इंग्लिश में बोलेंगे स्यूडो, PSEUDO, स्यूडो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। क्लियर? तो इस तरह से प्रयोगों द्वारा हम लोग किसी अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कर सकते हैं। चलिए इसको फटाफट नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए अब हम लोग फटाफट आणविकता तथा कोटि में अंतर के बारे में भी जान लेते हैं। अब अगर आणविकता और कोटि के अंतर की बात की जाए तो एक अंतर तो आप इसकी परिभाषा का दे देंगे, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया। आणविकता मतलब किसी संतुलित, सरल या प्रारंभिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को आणविकता कहा जाता है, जबकि कोटि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रताओं पर स्थित घातांकों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। दूसरा, आणविकता का निर्धारण अभिक्रिया की क्रियाविधि द्वारा किया जाता है, मतलब किसी अभिक्रिया की क्रियाविधि को देखकर उसका हम आणविकता ज्ञात कर सकते हैं, बता सकते हैं। सरल अभिक्रिया, प्रारंभिक अभिक्रिया, एक पद में पूर्ण होने वाली अभिक्रिया की आणविकता तो जितने अणु भाग ले रहे हैं वो आणविकता हो जाएगी, लेकिन जटिल अभिक्रिया में अलग अलग जो उनके पद हैं, अलग अलग पदों की आणविकता निकाली जाती है। जटिल अभिक्रिया की टोटल आणविकता नहीं निकाली जाती कभी भी, उसके जो अलग अलग पद हैं, अलग अलग जो स्टेप होंगे, उनकी आणविकता अलग अलग हम निकाल सकते हैं, यानी क्रियाविधि द्वारा आणविकता ज्ञात कर सकते हैं। किंतु कोटि का निर्धारण क्रियाविधि द्वारा नहीं किया जा सकता है। कोटि का निर्धारण करने के लिए अभिक्रिया के वेग नियम या वेग व्यंजक या वेग समीकरण के बारे में हमें मालूम होना चाहिए, जिसका निर्धारण प्रयोगों द्वारा किया जाता है, प्रैक्टिकली किया जाता है। तो मतलब किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण या वेग व्यंजक को जिसका निर्धारण हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं, उसके द्वारा अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण किया जाता है, मतलब इसका निर्धारण प्रयोगों द्वारा किया जाता है। अब तीसरा अंतर देखें तो यह एक सैद्धांतिक मान है, थ्योरेटिकली इसको हम ज्ञात कर सकते हैं, जबकि कोटि का निर्धारण प्रयोगों द्वारा किया जाता है, अर्थात यह एक प्रायोगिक मान है, प्रैक्टिकल वैल्यू है। इसी प्रकार चौथा अंतर की बात करें तो आणविकता का मान सदैव पूर्णांक होता है। सदैव पूर्णांक मतलब 1, 2 या 3 होगा। कभी भी आणविकता का मान 0 या भिन्नात्मक मतलब दशमलव में, अंशों में नहीं हो सकता, या ऋणात्मक नहीं हो सकता है। आणविकता का मान कभी भी 0 नहीं होगा। क्या 0 अणु भाग ले, ऐसा हो सकता है किसी अभिक्रिया में? या भिन्नात्मक मतलब अंशों में, दशमलव में 1.5 अणु, 1.25 अणु, ऐसा भी संभव नहीं है। ऋणात्मक भी आणविकता नहीं हो सकती। जबकि कोटि का मान पूर्णांक के अलावा, पूर्णांक 1, 2, 3 भी हो सकता है, उसके अलावा कोटि का मान 0 भी हो सकता है, भिन्नात्मक भी हो सकता है, धनात्मक या ऋणात्मक भी हो सकता है। क्लियर है? तो इस अंतर को आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट करिए। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि आणविकता और कोटि का मान किसी अभिक्रिया के लिए समान भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। क्लियर है? अब मैं समझता हूं आणविकता और कोटि आपको बखूबी क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको नोट करिए स्क्रीनशॉट लेकर, उसके बाद हम लोग 1-2 न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं, इससे और अधिक अच्छा क्लियर हो जाएगा आपको। स्क्रीनशॉट लिए? चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या कि निम्न अभिक्रियाओं के वेग व्यंजकों से इनकी कोटि तथा वेग स्थिरांकों की इकाइयां ज्ञात कीजिए। एक अभिक्रिया लिखी है, क्या 3NO से N2 बन रहा है, इसका वेग व्यंजक लिखा है क्या, वेग बराबर के NO के सक्रिय द्रव्यमान का वर्ग। इसी तरह से एक दूसरी अभिक्रिया लिखी गई है, इसका वेग व्यंजक लिखा गया है ये।
अब इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन अभिक्रियाओं के वेग व्यंजकों से इनकी कोटि का मान एक तो निकालना है और वेग स्थिरांकों की इकाइयां निकालनी है, दो बातें ज्ञात करनी है। तो जनरली इस तरह के क्वेश्चनों में कई बार बच्चे इस समीकरण को देखकर घबराने लगते हैं। ध्यान रखेंगे, किसी भी अभिक्रिया को देखकर घबराना नहीं है आपको, क्योंकि कहा जाता है जो डर गया सो मर गया, इसलिए इनको देखकर डरे नहीं आप। अभिक्रिया की कोटि या उनके वेग स्थिरांकों की इकाई निकालनी है तो हमें केवल इस वेग व्यंजक से मतलब है। किसी भी अभिक्रिया के वेग व्यंजक की मदद से हम लोग उसकी कोटि तथा वेग स्थिरांक का मात्रक दोनों बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर आपका जो पहला है उसका अगर हम उत्तर की बात करें तो इस अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक दिया गया है क्या, ये। और अभी हम लोगों ने अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा में पढ़ा क्या, किसी भी अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों के सांद्रण के ऊपर जो भी घात लगी होगी उसे ही कोटि कहा जाता है। हमें कोटि ज्ञात करनी इस अभिक्रिया की, तो कोटि अब अपने आप बता सकते हैं कितनी है इसकी, घात में 2 लगा है, अतः इस अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई, 2। तो चूंकि हम जानते हैं क्या, कोटि बराबर होता है x प्लस वाई यानी घातांकों का योग, और इसमें घातांकों केवल एक अभिकारक है और उसका घात है 2, अर्थात ये हो गई कोटि 2, अर्थात यह एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। अब इस अभिक्रिया के लिए अगर वेग स्थिरांक यानी k का मात्रक या इकाई निकालनी हो तो हम जानते हैं क्या, वेग स्थिरांक यानी k का मात्रक का जनरल फॉर्मूला हमने आपको बताया होगा क्या, कि मोल प्रति लीटर की घात 1 माइनस n इंटू सेकेंड की घात -1। तो अब इसमें n की वैल्यू क्या होती है, कोटि, n का मतलब है कोटि। अब इसमें मान रखें क्या हो जाएगा, इसका मात्रक यानी कि हो जाएगा मोल प्रति लीटर की घात 1 माइनस कोटि कितनी है 2, तो n की जगह 2 लिख दें, इंटू सेकेंड की घात -1 या सेकेंड इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा, मोल प्रति लीटर की घात 1 माइनस 2, तो -2 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा, इंटू सेकेंड की घात -1 बराबर, अब मोल प्रति लीटर, तो मोल की घात -1 ये हो जाएगा आपकी मोल की घात -1 इंटू लीटर, बटे में है तो -1 और -1 घात में लगा हुआ तो -1 हो जाएगा +1 यानी लीटर, इंटू सेकेंड की घात -1 या सेकेंड इनवर्स, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, मोल इनवर्स इंटू लीटर को कैपिटल L से इंटू सेकेंड को स्मॉल s से रिप्रेजेंट किया जाता है, और -1 यानी सेकेंड इनवर्स, यानी मात्रक हो गया इसका इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का क्या, मोल इनवर्स लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। क्लियर है। अब चलिए दूसरी जो अभिक्रिया है क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका हम देख लेते हैं। तो इसके लिए अभिक्रिया की कोटि निकालनी है और वेग स्थिरांक का मात्रक निकालना है। तो कोटि और वेग स्थिरांक का मात्रक निकालने के लिए मैंने बताया कि वेग व्यंजक को हम लोग देखेंगे, इस अभिक्रिया को देखने की आपको जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको आप बड़ी सरलता से हल कर सकते हैं, उनका वेग व्यंजक जरूर दिया रहेगा और तभी आपसे कोटि और वेग स्थिरांक का मात्रक पूछेगा। तो अब इसके लिए जो कोटि होगी, तो चूंकि हम जानते हैं कोटि बराबर होता है क्या, x प्लस वाई यानी घातांकों का योग। तो इसके घातांकों का योग कितनी घात लगी हुई है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की घात कुछ नहीं लिखने का मतलब 1 लगी हुई है घात, और आयोडाइड आयन I- के ऊपर घात, यानी यहां भी कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 लिखा है। ये समझे रहेंगे ऑलरेडी आप कि अगर घात के ऊपर कुछ नहीं लगा इसका मतलब वहां 1 है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की घात 1 और आयोडाइड की घात 1, यानी x की जगह 1 लिख देंगे 1 और y की जगह भी 1 यानी 1, तो कुल हो गया कितना 2। यानी इस अभिक्रिया की
कोटि का मान भी हो गया 2, यानी यह भी एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। क्लियर है? अब इसके लिए भी जो वेग स्थिरांक का मात्रा क्या उसकी इकाई होगी, क्योंकि कोटि 2 है तो सेम इसी तरीके से ये जो जनरल फार्मूला है, इस फार्मूले में मतलब हम किसी भी कोटि की अभिक्रिया हो, इस जनरल फार्मूले में हम n का मान रख करके उसके लिए वेग स्थिरांक का मात्रा की इकाई निकाल सकते हैं। इसके बारे में भी ऑलरेडी मैं इससे पिछले वीडियो लेक्चर में बहुत विस्तार से चर्चा कर चुका हूं, उसको भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देखकर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसके लिए वेग स्थिरांक का जो मात्रक होगा वो भी यही होगा, क्या, मोल की घात -1 इंटू लीटर इंटू सेकेंड की घात -1, या मोल इनवर्स लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं मोल इनवर्स लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। इसका भी मात्रक वेग स्थिरांक का यही होगा, क्योंकि कोटि इसकी भी 2 है। क्लियर हो गया? अब मैं समझता हूं आपको आज बखूबी आणविक तार कोटि क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे इसी प्रकार की नई नई एजुकेशनल वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।